बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पोस्ट फिजिकल का शेड्यूल आ गया है। तो चलिए देख लीजिए कब से है फिजिकल, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो कुछ ऐसे गलती है जो आपको अपनी ओर से नहीं करना है, तो नहीं तो आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप शेड्यूल देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से ऐसी गलती है जो आपको अपनी ओर से नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट, अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सूचना। यहाँ पर शुरू में कुछ बेसिक डिटेल्स बताया गया। 11 नवंबर 2020 को 8415 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और लिखित परीक्षा 14 मार्च 21 मार्च को दो पाली में लिया गया है। और इसके बाद 6 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिया गया है। फिजिकल जो शुरू है 28 जनवरी 2022 से। CSPC कोर से जब 6 दिसंबर 2021 को रिजल्ट जारी किया गया था तो उसी समय बताया गया था कि जनवरी लास्ट वीक से फिजिकल का आयोजन करेंगे, यानी CSPC अपने बात पर पूरी तरह से कायम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 जनवरी से फिजिकल का शेड्यूल भी दिया गया है। तो जो भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है CSPC अपनी ओर से मिशन मोड में लग गया है सभी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में। तो 28 जनवरी से फिजिकल शुरू है, ये लगभग 1.5 महीने चलेगा। 28 जनवरी, इसके बाद पूरा फरवरी चलेगा और 10 तारीख तक मार्च में फिजिकल इसका चलेगा। लास्ट में फीमेल का आयोजन किया जाएगा फिजिकल का। इसके बाद 1.5 से 2 महीने में फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा और इसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप एडमिट कार्ड 5 जनवरी 2022 से CSPC को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है CSPC को ऑफिस जाकर 24 जनवरी और 25 जनवरी को आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर डेट दिया हुआ रहेगा, PET की तिथि दिया हुआ रहेगा, स्थान रहेगा, टाइमिंग सब कुछ दिया हुआ रहेगा। तो एडमिट कार्ड पर जो भी डेट दिया हुआ रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है। फिजिकल में साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। फिजिकल के लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं भाग लेते हैं आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जब आप फिजिकल के लिए जाइएगा तो उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सभी का एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट आपको फोटो कॉपी लेकर जाना है, साथ में मूल प्रमाण पत्र भी, यानी सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी होना चाहिए। अब यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए। पहले नंबर पर है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसमें से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक आपको लेकर जाना। बेस्ट रहेगा आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा। इसके बाद यह जो वैकेंसी है 12वीं पास पर, तो 12वीं का तक आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। 1 अगस्त 2020 तक या इससे पहले का शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। 12वीं का जो सर्टिफिकेट का कंडीशन है 1 अगस्त 2020 जब विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तो उसी समय कहा गया था कि 1 अगस्त 2020 तक या इससे पहले 12वीं पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी उसी अकॉर्डिंग देखा जाएगा 1 अगस्त 2020 तक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट लेवल का जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, लेकर जाना है। साथ में जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट ये जरूर मांगा जाएगा। अगर अभी तक आप हाई स्कूल से 10th का सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, यह 2 साल बाद आता है। अब जब 10th पास करते हैं तो उस समय मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दिया जाता है और सर्टिफिकेट 2 साल बाद दिया जाता है। तो आप ले लीजिएगा हाई स्कूल जाकर 10th का सर्टिफिकेट, ये जरूर उस समय मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? तो अगर 1 साल के अंदर आप बनाए हैं तो नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत पुराना है, 2-3 साल पुराना है, तो आप नया बना लीजिएगा। अगर आप 2021 में बनाए हैं अप्रैल में या फिर इसके बाद बनाए हैं तो बिल्कुल आप वहीं लेकर जाइएगा, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के बारे में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC EBC के बारे में है। यह जो होना चाहिए नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। तो नॉन क्रीमिलियर कैसे बनता है? तो अगर आप EBC या BC कैटेगरी से आते हैं तो सबसे पहले आपको जाति बनाना है, आय बनाना है, निवास बनाना है, 3 डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। इसके बाद आप फिर से OBC के लिए अप्लाई कीजिएगा। यह जो बनाना है आपको बिहार सरकार का बनाना है। बिहार सरकार के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये भी बन जाएगा। सबसे पहले आपको जाति, आवासीय, आय बनाना है, इसके बाद नॉन क्रीमिलियर मांगा जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से आप बना लीजिए, ब्लॉक से जाकर बना लीजिए, ब्लॉक से ही यह बनेगा। इसके बाद है यहाँ पर विवाहित अविवाहित महिला के लिए। विवाहित अविवाहित महिला के कंडीशन में यहाँ पर जो होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर होना चाहिए। कास्ट जो होता है पिता के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप विवाहित है तो पति के नाम से नहीं बनाकर लेकर जाना, आपको पिता के नाम से बनाकर लेकर जाना। अगर आप पति के नाम से बनाकर ले जाते हैं तो वहाँ पर इनवैलिड कर दिया जाएगा, इसलिए आपको पिता के नाम से बनाकर लेकर जाना है। पिता के एड्रेस पर और पिता का नाम ही होना चाहिए। इसके बाद एक क्रीमिलियर में नहीं आने पर संबंधित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। ये हो गया। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी है तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना है सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए।
अगर आप होम गार्ड का लाभ लिए हैं तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यहाँ पर ID कार्ड देना पड़ेगा। इसके बारे में बताया गया है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आई कार्ड दस्तावेज सत्यापन के समय लाना अनिवार्य होगा। यह होमगार्ड से संबंधित है। अगर आप गोरखा कैटेगरी फिलअप किए हैं, भारतीय मूल के गोरखा का लाभ लिए हैं तो इससे संबंधित भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है, फ्रीडम फाइटर का लाभ लिए हैं, उससे संबंधित भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी फॉर्म भरते इसमें सेलेक्ट किए हैं तो उससे संबंधित भी आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यहाँ पर 11वें नंबर में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, अगर आप 1 डोज या फिर डबल डोज ले लिए हैं तो इससे संबंधित आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। इसके बाद है, अगर आपके अंदर कोरोना संक्रमण के लक्षण पाया जाता है, फिजिकल टेस्ट का अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फिजिकल बाद में लिया जाएगा, 15 दिन बाद आपका फिजिकल का आयोजन होगा अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो। इसके बाद है, कोरोना संक्रमण से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। मास्क, सैनिटाइजर और जो भी खाद्य या पेय पदार्थ है आपको साथ में लेकर जाना है। खाने पीने की चीज़ आपको अपने साथ ही लेकर जाना है, वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है, सभी योग्य उम्मीदवार विज्ञापन संख्या 05/2020 में जो भी वर्णित शर्त है इसको आपको सही तरीके से पालन करना। अगर नहीं पालन करते हैं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब चलिए 2019 में 11,880 पद का जो फाइनल रिजल्ट दिया गया था उसका देख लीजिए, कितने अभ्यर्थी दौड़ में फेल हुए थे, कितना क्या कट ऑफ गया था। यहाँ से ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यह बिहार पुलिस 2019 भर्ती 11,880 पोस्ट फाइनल रिजल्ट का PDF है। यहाँ से आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट दौड़ में फेल हुए थे, कट ऑफ के बारे में और कुछ गलती के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, पिछली बार जो है 7 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक फिजिकल का आयोजन किया गया था और कुछ कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो फिर बाद में यहाँ पर लिया गया था 4 फरवरी 2021 को। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल में इस बार भी यहीं पर आयोजन किया जा रहा है। टोटल 48,227 कैंडिडेट फिजिकल में उपस्थित हुए थे और 11,175 कैंडिडेट फिजिकल में एब्सेंट रहे, जिसमें से 23,533 कैंडिडेट ही फाइनल रूप से फिजिकल में पास हो पाया था और जितना सीट था 23,000 में से फिर 11,880 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट दिया गया। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे अधिक जो कैंडिडेट फेल हुए हैं कदाचार के आधार पर 974 है। इसके बाद सबसे अधिक 17,000 कैंडिडेट, यहाँ पर 17,701 कैंडिडेट दौड़ में ही फेल हो गया। सबसे अधिक आपको जो ध्यान देना है दौड़ में ही, अगर आप दौड़ में पास हो जाते हैं तो लगभग समझिए कि आपकी नौकरी पक्की ही है। सबसे अधिक कैंडिडेट दौड़ में ही फेल होता है। कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसमें मिनिमम ही कट ऑफ जाता है, तो दौड़ में पास हो जाने पर ही आपका नौकरी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अन्य स्पर्धा और दक्षता में असफल 52,087 कैंडिडेट है। तो ये ऐसे कैंडिडेट है जो या तो गोला फेंक में या ऊंची कूद में, गोला फेंक में कम ही कैंडिडेट फेल होते हैं, ज़्यादातर ऊंची कूद में या फिर दौड़ में फेल होते हैं। तो इस तरह से देखिएगा 17,000 और फिर 5,000 कैंडिडेट अन्य स्पर्धा में फेल हो गया। कुछ हाइट के कारण से भी छटते हैं, हाइट का भी यहाँ पर लिख दिया गया। बाकी 732 जो अभिलेख सत्यापन में अयोग्य हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट को लेकर भी आप लोगों को बताएंगे, कुछ गलती नहीं करना। यहाँ पर आप देखिएगा 732 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट के कारण से भी रिजेक्ट किया गया। इसके बाद यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सफल पाए गए हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया जिसका मार्क्स अच्छा है। तो नीचे कट ऑफ के बारे में बताया गया है, तो चलिए अब नीचे में कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पर आप कट ऑफ के बारे में देख सकते हैं, सभी कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ दिया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ गलती की। गलती में सबसे पहले नंबर पर है जंप। दरोगा के जब फिजिकल लिया गया था दरोगा में टाइगर जंप को बैन कर दिया गया था, यानी जो नॉर्मल तरीके से जो आप हाई जंप करते उसी तरीके से जंप अलाउ था, यानी पारंपरिक तरीके से ही जंप आपको करना है। आपको क्या करना है, हाई जंप में दोनों आपको सीख लेना अच्छे तरीके से, टाइगर जंप भी और पारंपरिक तरीके से भी। बिहार पुलिस में हो सकता है कि टाइगर जंप अलाउ रहे ही। 2019 का आप देखिएगा तो 2021 में जब इसका फिजिकल का आयोजन किया जा रहा था तो पहले बिहार पुलिस का फिजिकल था, बिहार पुलिस के बाद दरोगा का हुआ। दरोगा में टाइगर जंप को बैन कर दिया गया, तो जो स्टूडेंट टाइगर जंप ही सीखे थे फेल हो गए फिजिकल में। इसलिए आपको दोनों तरीके से जंप को सीख लेना। हो सकता है कि टाइगर जंप अलाउ ना रहे तो फिर उस समय आपको दिक्कत होगा, आप फेल हो जाइएगा। इससे बेहतर है कि अभी आपके पास 1 महीना समय है और उस समय जब बैन किया जाएगा तो अगर आपका फिजिकल का आयोजन उसी दिन है तो नहीं कर पाइएगा, आप फेल हो जाइएगा। अगर 1-2 दिन बाद भी है तो भी आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सीखने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप नॉर्मल तरीके से जंप कर पाइएगा। तो हाई जंप आपको दोनों तरीका से सीख लेना है, टाइगर जंप भी और जो नॉर्मल तरीके से जंप करते हैं ये भी। बाकी और दौड़ में कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ जिस तरह से आप दौड़ते हैं उसी तरीके से दौड़ना है। तो जंप को लेकर ये हो गया।
दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। कास्ट सर्टिफिकेट आप NCL बनाकर लेकर जाइएगा। NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर हो गया। नॉर्मल आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ NCL भी लेकर जाना है। NCL पहले नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, आवासीय बनेगा और आय बनेगा। इसके बाद NCL नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट आप ब्लॉक से ही बना सकते हैं। तो NCL आपको बनाकर लेकर जाना है। अभी 1 महीने का समय है, समय से आप बना लीजिए। दूसरा यहाँ पर 10th 12वीं को लेकर हो गया। तो 10th का आपको मार्कशीट लेकर जाना है। मार्कशीट के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। आप अपने हाई स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आ गया होगा, आपको दे देगा। 12वीं का तो 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए और प्रोविजनल होना चाहिए। अगर मूल प्रमाण पत्र 12वीं का नहीं भी है तो भी चल जाएगा। कास्ट को लेकर यहाँ पर क्लियर हो गया। कास्ट कब का बना होना चाहिए? पिछले 1 साल के अंदर अगर आप बनाए हैं, 2021 में बनाए हैं तो वहीं लेकर जाइए, नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन NCL आपके पास होना चाहिए। अगर आप NCL आज से 3-4 महीना पहले भी बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गोला फेंक को लेकर। तो गोला फेंक जिस तरह से होता है उसी तरीके से गोला फेंक होगा। गोला फेंक में भी रूल होता है, आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग आपको फेंकना। अगर आप लाइन से बाहर आपका गोला चला जाता है तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। ऊंची कूद में यहाँ से क्लियर हो ही गया, आपको दोनों तरीके से हाई जंप को सीख लेना है। कुछ मिस्टेक अगर फॉर्म भरते समय हो गया, अगर नाम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, ये 3-4 गलती है, नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम में गलती है, तो इसके लिए आप अगर कुछ भी मिस्टेक है तो कोर्ट से आप एफिडेविट ज़रूर बना लीजिए। और अगर आप बना लेते हैं तो वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, नहीं तो गलती होने पर वहाँ पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो कोर्ट से आपको एफिडेविट भी बना लेना है। अगर एड्रेस और दूसरे चीज़ में गलती है तो उस कारण से नहीं छांटा जाता है। मेन जो है नाम अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, फादर्स नेम चेक किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ हूबहू मिलाया जाता है, मदर्स नेम भी चेक किया जाता है। एड्रेस और में अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है गाँव के नाम में या फिर जिला के नाम में तो ये चेक नहीं किया जाता, बस देखा जाता है कि आपका ये पता है, हो गया बस। तो आपको नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती है कोर्ट से आप एफिडेविट ज़रूर बना लीजिएगा। कास्ट को लेकर क्लियर हो ही गया। 10th 12वीं सर्टिफिकेट के बारे में क्लियर हो ही गया। जंप के बारे में क्लियर हो ही गया। कास्ट को एक और बात करते हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट है और विवाहित है तो पिता के नाम से आपको बनाकर लेकर जाना है। पति के नाम से आपको नहीं बना होना चाहिए। अगर पति के नाम से बना रहता है तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग, इसलिए पिता के नाम से बना होना चाहिए। यह विवाहित महिलाओं के लिए है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लीजिए। तो इस बार भी इसी अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 76, यह फिजिकल का है। फिजिकल में टोटल 100 अंक निर्धारित है। 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक ऊंची कूद के लिए। अगर आप दौड़ पास भी कर जाते हैं, पास होने पर आपको 20 अंक मिलेगा, तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस रहता है। तो आपको दौड़ में फेल नहीं होना। ज़्यादातर कैंडिडेट दौड़ में फेल ही हो जाता है। और मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ सेम ही गया था। सेम रहने का कारण ये है कि मेल का अलग क्राइटेरिया है, फिजिकल का दौड़ अधिक है और फीमेल के लिए कम है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर दौड़ है और वहीं पर मेल के लिए है 1600 मीटर। डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर दिया हुआ, फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद EWS का देखिएगा तो 64 है और SC में मेल फीमेल दोनों का अलग अलग है, 62 है, फीमेल का 54 है। इसके बाद ST में मेल का 66 है, फीमेल का 64 है। इसके बाद EBC में 66 है, फीमेल का 64 है और यहाँ पर लास्ट में फ्रीडम फाइटर का दिया हुआ है। BC में मेल फीमेल दोनों का 72 है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान रहता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान रहता है तो अल्फ़ाबेटिक नेम आधार पर लिया जाता है। तो 76 नंबर पर जो भी फाइनली कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ये कटअप भी आप देख ली और कुछ गलती था जिसको आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप होमगार्ड का देख सकते हैं, होमगार्ड का बहुत ही कम कट ऑफ गया है। सीट खाली ही रह जाता है होमगार्ड से संबंधित। और गोरखा में 9 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, इसमें भी सीट खाली ही रह गया था। होमगार्ड में ये रूल है कि अगर सीट नहीं भरता है तो उसी कैटेगरी में दूसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन गोरखा कैटेगरी में ऐसा नहीं है, इसलिए 9 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और जो भी सीट था ये खाली ही रह गया था। तो जो भी आप लोगों को बताए हैं इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सही तरीके से लेकर जाना है और जो भी मिस्टेक के बारे में बताए हैं वो आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।